नमस्कार दोस्तों, संध्या वंदन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है और आज एक बार फिर से बहुत बेहतरीन प्रश्न आप सभी के लिए है, जहां पर सब बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज क्यों, आइए समझते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात यूआईडीएआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये आप सभी को पता है कि भाई ये आधार कार्ड वाला मसला है, और आधार कार्ड वाला मसला तो आप सभी को पता ही होगा कि आधार कार्ड की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी आपका थंब इम्प्रेशन को लेके, कभी आपके डेट ऑफ बर्थ को लेकर, कभी आपके खुद के नाम की स्पेलिंग को लेकर। और बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि बिना आधार के तो काम होता नहीं है। आधार के साथ लिंकेज सभी जगह कॉमन कर दिया गया, मतलब पहचान पत्र के रूप में आप ठीक है कोई दूसरा चीज दे दीजिए, बट आधार तो लगभग लगभग सब जगह कंपलसरी है। चाहे आप राशन कार्ड की बात कर लें, मतलब राशन दुकानों की बात कर लें, बैंक की बात कर लें, और भी दूसरी जगह पर केवाईसी के नाम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिया जाता है वो होता है आधार कार्ड, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें रहती है। आपके थंब इंप्रेशन से लेके आंखों का रेटिना का लेकर वहां पे पता नहीं दुनिया जान की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो प्रश्न ये कह रहा है कि भैया ये जो आधार वाले इनडायरेक्टली आधार की जो बात करता है ये कौन से मंत्रालय से संबंधित है। अब आप बोलोगे सर ये तो व्यक्ति पर्सन एंड ऑल दुनिया जहान की इन सब चीजों की बातें करता है, कहीं ना कहीं सर गृह मंत्रालय से इसका संबंध होना चाहिए, क्योंकि जनगणना है एंड ऑल वो सारी चीजें भी गृह मंत्रालय की होती है, होम मिनिस्ट्री का होता है। ऐसा नहीं है, ये संबंध है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। बेटा ये बहुत यूनिक प्रश्न है, याद रखना। ये सांख्यिकी में भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में देखो, इंडिया में जितने लोग हैं ना सभी का आधार है, मतलब कंपलसरी है ना। ऐसा कौन है जिसका आधार कार्ड नहीं बना होगा, सोचो। सबके आधार है। और आधार में भी जो थोड़ी बहुत यहाँ पे झोल देखने को मिलता है, लोचा देखने को मिलता है, वो बड़े स्तर पर मिली भगत या कुछ ऐसा होता है तभी होता है। अदरवाइज आधार के साथ छेड़खानी करना, मैनिपुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये सब क्यों इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आप समझ लें, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, क्योंकि इसको MEITY भी कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, है ना। ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये इसलिए होता है क्योंकि आधार में भाई एक तो होता है बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक जिसको आप लोग बोलते हैं थंब लगाया जाना, है ना। ये लगाया जाता है, प्रॉपर नंबर डाला जाता है, तो जब तक आप वहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे आपकी प्रेजेंस वहां पर दिखाई जाती है। और ये डेटा जो स्टोर होता है, डेटा जो रिकॉर्ड किया जाता है पर्टिकुलर, तो वो कहीं से भी आप उसको थंब लगाएंगे तो वो आपको मैच कर लेगा। तो ये सारा का सारा जो काम होता है ना, ये इस मंत्रालय के अधीन होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू आपका ये बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है। तो जो केवाईसी केवाईसी की जो हम यहाँ पर बात करते हैं, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, ये यहीं से संबंध रखता है। तो याद रखना ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा, ये करता है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, दूसरा प्रश्न है यूआईडीएआई की स्थापना कब हुई। चलिए भैया ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है। एक्चुअली ये सब ऐसी चीजें है ना, पता सबने रहता है, बता कोई नहीं सकता। चलो एक प्रश्न जो आपको आंसर बताना है, आधार कार्ड में कुल कितने नंबर्स होते हैं। नंबर मतलब जैसे कि, जैसे मान लेते किसी का आधार नंबर है ना 5342 एंड ऑल, ऐसा 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 इससे, तो टोटल यहाँ पे कितने डिजिट होते हैं आपको बताइएगा, कितने डिजिट होते हैं, संख्या कितनी होती है। चलो मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ आपके लिए, थोड़ा आसान कर देता हूँ, है ना। कुल 10 डिजिट होगा, 12 डिजिट होता है, 14 डिजिट होता है, 16 डिजिट होता है। 10 12 14 या फिर 16। और ठीक है भाई, जिनको नहीं पता तो खुद का आधार कार्ड निकाल लेना, देख के आप आंसर कर देना। आधार कार्ड का अपना नंबर मत बताना सर ये मेरा आधार कार्ड, ऐसा मत डालते रहना, उसमें देख लेना कितने डिजिट है, कितने संख्या है, कितने अंक है, ये आप यहां से बताइएगा, ठीक है ना। 10 12 14 16 कुल कितने डिजिट का आधार नंबर या आधार संख्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है, इसकी जो स्थापना है वो कौन से वर्ष करेगी, 2007 2009 2011 या फिर 2013। तो इसकी जो शुरुआत है, औपचारिक शुरुआत 2009 में करी गई थी, बाद में धीरे 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 इसने फिर एक यूनिक रूप लेना शुरू किया, है ना। धीरे से इसमें बहुत सारे फिर अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 2009 में मनमोहन सिंह की जब गवर्नमेंट थी तो उस दौरान ये आधार जो है ये इंडिया में आया था, मतलब इसकी शुरुआत जो है औपचारिक रूप से करी गई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना कब हुई, यहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं कंफ्यूजन। अच्छा, दोनों ईयर भी यहाँ पर दे रखा है ना, एक्चुअली 88 भी है और 92 भी है। और कुछ लोग 92 पढ़ के जाते हैं, कुछ 88 पढ़ के जाते हैं। बोले सर 88 और 92 ऐसा क्यों, स्टेब्लिश तो एक ही होना चाहिए। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। सिंपल इसने बोला है कि इसकी स्थापना जो है वो कब हो रही है, तो देखो स्थापना तो 1988 में हो गई थी, याद रखना। स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कब हो चुका था, 1988 में इसका हो गया था। लेकिन इसको जो जो स्टैट्यूटरी बॉडी का जो दर्जा मिला है, मतलब प्रॉपर इसको ऑटोनॉमस जो किया गया है,
प्रॉपर इसको ऑटोनॉमस यानी कि स्वायत्त संगठन है एक प्रकार का। देखो ऑटोनॉमस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, छोटे से एग्जांपल से आप समझिएगा। जैसे मान लेते हैं आपके क्षेत्र में कोई कॉलेज है, जैसे मैं अपने एरिया के कॉलेज के एग्जांपल को देके आपको बता दूं तो आपको और अच्छे से बहुत आसानी से समझ आएगा। जैसे हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है दुर्ग यूनिवर्सिटी, ध्यान से समझिएगा ना, ये ऑटोनॉमस यानी कि स्वायत्त संस्थानें क्या होती हैं, ठीक है ना, स्वायत्त संस्थानें क्या होती है। दुर्ग यूनिवर्सिटी है। अब छत्तीसगढ़ में 5 बड़े मेजर यूनिवर्सिटीज होते हैं। एक बस्तर यूनिवर्सिटी बस्तर संभाग के लिए, दुर्ग यूनिवर्सिटी दुर्ग संभाग के लिए, रायपुर का जो पंडित रविशंकर शुक्ल है, बिलासपुर में भी शायद पता नहीं कुछ है, मेरे को नाम याद नहीं रहा, और एक सरगुजा है। मतलब ये 5 बड़े यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी मिलेंगे, शायद बिलासपुर का अटल बिहारी नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, आप देख लेना। मतलब 5 बड़े संभाग है, 5 बड़ी यूनिवर्सिटी हैं। और भी मिलेंगे, जैसे माखनलाल है वो अलग हो जाएगा, देन गुरु घासीदास है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो अलग है। जो 5 बड़े मेजर यूनिवर्सिटीज है, जो संभाग के जो छोटे छोटे अन्य जो कॉलेज होते हैं, राज्य स्तरीय जो कॉलेजेस होते हैं, उसको क्या करते हैं, उसका नियंत्रण यानी कि उसको एप्लीकेशन देने का कार्य किया जाता है। आप ध्यान से समझना, दुर्ग यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज मिलेंगे आपको, बहुत सारे कॉलेज। लेकिन दुर्ग यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कॉलेज है जिसको हम बोलते हैं साइंस कॉलेज। और ये साइंस कॉलेज कहाँ पर है भैया, ये दुर्ग में है। वी वाई पाटनकर तामस्कर, पता नहीं ऐसा लंबा चौड़ा कुछ नाम है, दुर्ग में साइंस कॉलेज है। अब दूसरे और कॉलेजेस ले लेते हैं, दुर्ग में और भी बहुत सारे कॉलेज ले लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल साई कॉलेज ले लीजिए, दुर्ग में आप भारती कॉलेज ले लीजिए, खैर अलग वो यूनिवर्सिटी बन चुकी है ना। दुर्ग में और कोई दूसरा, जैसे कि शैल देवी कॉलेज ले लीजिए। दुर्ग के और अन्य गवर्नमेंट कॉलेजेस लीजिए, अन्य जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो ले लीजिए, है ना, जैसे कि आप कल्याण कॉलेज भी आप ले सकते हैं, ठीक है, गर्ल्स कॉलेज, ऐसे बहुत सारे दूसरे जो कॉलेजेस हैं, ये कैसे होते हैं, दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हैं। पेपर वगैरह का जो कंडक्शन वगैरह होगा वो सब इसी यूनिवर्सिटी के अधीन होता है, ये सारी चीजें इसी के अंदर होंगी। बट साइंस कॉलेज के साथ ऐसा होता है ना कि इनको अपने बहुत सारी चीजों में, लाइक आप खुद का पेपर आप सेट कर सकते हैं, चेकिंग वहां पे कर सकते हैं, ऐसी अन्य जो दूसरी चीजें होती है, बहुत सारे अन्य छूट इनको क्या किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्वायत्त, रहेगा दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, होगा सारी चीज उसके अंतर्गत। लेकिन ऑटोनॉमस का मतलब होता है, जैसे शायद राजनांदगांव में दिग्विजय कॉलेज है, जहां तक मुझे पता है, शायद ना, आई एम नॉट श्योर, दिग्विजय है वहां पर पता है, लेकिन वो ऑटोनॉमस है या नहीं ये मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि ऑटोनॉमस है। जिन बच्चे को पता होगा प्लीज बताइएगा जरूर, ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्त कॉलेज। तो वैसे ही ऑटोनॉमस का जो दर्जा जो दिया गया था, यानी कि इसको स्वायत्त, इसको इंडिपेंडेंट जो किया गया, अर्धन्यायिक संस्था के रूप में बनाया गया, ये था 1992 में, याद रखिएगा। तो ये होता है स्थापना 1988, और इसको जो एक एक्ट के तहत जो लेकर आया गया वो था 1992, क्योंकि जो भी एक्ट के तहत आता है वो हो जाता है आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कर्तव्यनिष्ठ संस्था, और ये 1992 में लेकर आया गया था। भारतीय शेयर मार्केट में, है ना, विनिमय से संबंधित चीजों को देखरेख करना, उसके नियंत्रण और कंट्रोल के लिए इसको सेबी को जो है स्थापना किया गया था, ठीक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब करी गई थी। तो देखो एनसीपीसीआर जो होता है एक्चुअली किसके लिए, तो अच्छा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को डील करते हैं फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं ना, ताकि आपको जल्दी से यहां पर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका मेन काम क्या है, तो मेन काम क्या, ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, बाल अपराधों की जांच करना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चाइल्ड क्राइम्स, बाल अधिकारों की सुरक्षा, बाल श्रम उन्मूलन, और किशोर न्याय यानी कि जुवेनाइल जस्टिस। अब देखो बहुत सारी चीजें मैंने फिर से बोला है कि नाम से ही कई बार चीजें आपको स्पष्ट हो जाती है। अभी तो आप सीरीज पढ़ रहे हो, अभी तो आप एक पर्टिकुलर ऐसा पार्ट पढ़ रहे हो जहां पर इन सारी चीजों को आपको बताई जा रही है, इसलिए आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन जब वहां पे जब क्वेश्चन आप देखते हो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोलेगा ना भैया कि ये संध्या वंदन का पार्ट है, ये सुबह की 40 का पार्ट है, ये पीएससी प्रीलिम्स का पार्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन हैं, ये ज्योग्राफी के, ऐसा नहीं होता, उसमें सारे क्वेश्चन एक साथ आते हैं, और वो भी रैंडम होते हैं। मतलब ये नहीं होता कि चलो ज्योग्राफी को पूरा एक साथ दे दूं, हिस्ट्री का एक साथ दे दूं, करने वाले करते हैं, बट ऐसा कोई गारंटी नहीं है और ऐसा कोई नियम भी नहीं है, वो कैसा भी दे सकता है, इट्स अप टू देम, वो उनके ऊपर है, वो कैसा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्य काम क्या है, तो बाल अधिकार संरक्षण बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बाल अधिकारों की सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स। तो बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही क्या किया जाएगा, ये आयोग जो है, मतलब ये जो आपका एनसीपीसीआर जो है, ये लेकर आया गया है। एनसीपीसीआर का मतलब होता है नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स, सॉरी, चाइल्ड प्रोटेक्शन, CR प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स, यस, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि बाल अधिकारों के लिए सुरक्षा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। देखो ये सब भी हो सकता है, बाल अपराधों की जांच भी करी जाएगी, उसके श्रम उन्मूलन से संबंधित काम किया जाएगा, मतलब किया जाएगा, लेकिन मेन काम क्या है इसका, अधिकारों की सुरक्षा, बाकी भी उसके दायरे के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चलिए अब आते इस प्रश्न पे, एक काम करो यार, आज होमवर्क कम है ना, मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन पूछा है,
इसका भी आंसर आप लोग बता दो, बता दोगे ना? नहीं बता सकते तो बता दो, सर हमको नहीं पता तो मैं कमेंट कर दूंगा, जैसे करते हैं हम लोग, ठीक है? तो अगर आपको नहीं पता है तो इसका कमेंट में करिएगा, मतलब जिनको नहीं पता है वो कमेंट करना सर वी डोंट हैव आइडिया, और जिनको पता है वो कमेंट कर देना यस सर दिस इज द ईयर, इस समय इसकी स्थापना करी गई 2005, 6, 7, 8, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग, मतलब समाप्त करते हैं इस सीरीज को, इस श्रृंखला को यहाँ पर। कल फिर मिलेंगे शाम यानी कि रात 8 बजे। जय हिंद।